तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप अपने बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से रोज़ बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आप लोगों की डिमांड पर हम ज्ञान बिंदु वाले सर का जो बुक निकला है बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, उसको लेकर आए हैं। उस बुक के 25 क्वेश्चन कर करके हम हर वीडियो में कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में आसानी हो। 25 क्वेश्चन करने में ही हमको 1 घंटा का समय लग गया। अब समझ जाइए कि इसका डिस्कशन कितना मजबूत दिया गया है। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि अगर आप इस बुक को रट जाइएगा या पूरा का पूरा एकदम याद कर लीजिएगा तो आपका बिहार का सिपाही लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आपसे नहीं छूटेगा। आप हर एग्ज़ाम में रिजल्ट ले आएंगे, बिहार पुलिस का जो लेवल का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो साथियों, हमने 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिया था। इस सेट का 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम 51 नंबर क्वेश्चन से। इस बुक का जो ज्ञान बिंदु वाले सर का जो बुक है बिहार पुलिस का निकला है क्वेश्चन बैंक का, इसका पहला सेट का 50 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हम पार्ट बाई पार्ट करके वीडियो बना रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। 25 क्वेश्चन का डिस्कशन में वीडियो 1 घंटा का हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम वीडियो को 25-25 क्वेश्चन करके डिवाइड कर दिए हैं। तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा प्ले लिस्ट, हम बना देंगे। आप ध्यान से देख लेंगे उस प्ले लिस्ट को तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ वीडियो अलग अलग किया गया है। आपको हर प्ले लिस्ट को देखना चाहिए जाकर हमारे चैनल पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम 51 नंबर क्वेश्चन से। 50 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि ये बुक इतना ज़बरदस्त बनाया गया है कि एक सेट का जो डिस्कशन है 27 पेज में किया गया है। आप समझ सकते हैं कि 100 क्वेश्चन का डिस्कशन 27 पेज में कितना मतलब मजबूत होगा डिस्कशन इसका। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, जो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा। जो डेल्टा है ये नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। अब आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो देखिए, नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बालुका तटबंध, प्रकृति तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा इत्यादि। जो आप देख सकते हैं क्रिया होता है या कृतियाँ होती है, ये नदियों के निक्षेपण द्वारा होता है। ठीक है, डेल्टा किसे कहते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पर दिया गया है कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, नदी जब सागर या झील में गिरती है, नदी जब समुद्र या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में कमी के कारण नदी के जो मालवा होता है, जो मतलब जो मिट्टी घास पर जो होता है, मालवा का निक्षेप होने लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार का स्थल रूप का निर्माण होता है। इसी स्थल रूप को हम डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, डेल्टा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं आकृति के अनुसार डेल्टा का वर्गीकरण। तो देखिए, चापाकार डेल्टा, एक होता है चापाकार डेल्टा, एक होता है पंजाकार, एक होता है ज्वारमुखी डेल्टा। तो चापाकार डेल्टा कौन सा बनाता है। तो देखिए, जो नील नदी का डेल्टा है ये चापाकार डेल्टा बनाता है, और जो गंगा नदी का डेल्टा है ये भी चापाकार डेल्टा बनाता है, और जो मेकांग है नदी, ये इसका भी डेल्टा जो है चापाकार डेल्टा है। ठीक है, तो पंजाकरण डेल्टा, तो पंजाकरण जो मिसिसिपी डेल्टा है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा, वह पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है। यानी जो डेल्टा है वह पंजा का आकार का डेल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वार नदमुखी डेल्टा। तो ज्वार नदमुखी का जो डेल्टा का उदाहरण है वह है नर्मदा तथा ताप्ती नदी के डेल्टा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो भूकंप से संबंधित जो अध्ययन है वह कहलाता है सीस्मोलॉजी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो देखिए, भूकंप जो है भूपटल की कंपन अथवा लहर है। भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर के चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था में होने वाला उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह में विवर्तनिकी गतिविधियों से निकली ऊर्जा के कारण पैदा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः भूकंपीय तरंगों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है।
ठीक है। कौन कौन से तरंग? भूगर्भीय तरंग और धरातलीय तरंग। तो भूगर्भीय तरंग में पी तरंग एवं एस तरंग आता है और धरातलीय तरंग में एल तरंग आता है। तो अब पी तरंग किसे कहते हैं? देखिए पी तरंग क्या होता है। तो पी तरंग को हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का अनुभव होता है। ठीक है, पृथ्वी का जो सतह होता है भूपटल, उस पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अनुभव होता है। ठीक है, ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। जो पी तरंग होता है ये ध्वनि तरंग के समान अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। जो पी तरंग है ये ठोस, तरल, गैस ये तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी गति सबसे तेज तथा तीव्रता सबसे कम। जो पी तरंग है इसकी जो गति है सबसे तेज होता है और तीव्रता जो है ये सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एस तरंग। तो देखिए पी तरंगों के पश्चात एस तरंगे पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है। पी तरंगों के बाद एस तरंग पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, इसे द्वितीय तरंग कहा जाता है। जिस प्रकार पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहा जाता है उस प्रकार एस तरंग को द्वितीय तरंग कहा जाता है। यह प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। एस तरंग, इसकी गति पी से कम एवं एल से अधिक होती है। जो एस तरंग होता है उसका जो गति होता है उस तरंग का तो पी तरंग से कम होता है और एल तरंग से अधिक होता है। ठीक है, ये केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती है। जैसे में जो पी तरंग है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। तो जो एस तरंग है वह सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में गमन कर सकती है। अब हम देखते हैं एल तरंग। तो देखिए इनकी गति जो है पी एवं एस से कम होती है। जो पी तरंग है और एस तरंग उससे कम होती है, अतः एल तरंग पृथ्वी की सतह पर पी तथा एस के बाद प्रकट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी तीव्रता पी एवं एस से अधिक होती है तथा ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। अब आइए नोट में कुछ पॉइंट दिया गया है उसको देखते हैं। नोट में दिया गया है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें कणों का कंपन जो होता है, इसमें कणों का कंपन या दोलन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग में कणों का जो कंपन या दोलन होता है वह तरंग के दिशा के समानांतर होता है। जैसे में ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंग जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग, इसमें कणों का जो कंपन या दोलन होता है ये तरंग की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, जैसे में प्रकाश तरंग। नेक्स्ट पॉइंट है, भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंपीय तरंगों का मापन जो है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भूकंप की तरंग जो है भूकंप की तरंगों को रिएक्टर स्केल पर 0 से 10 तक के आधार पर मापा जाता है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते एक अंक के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रिएक्टर स्केल के पैमाने को चार्ल्स रिएक्टर ने खोजा था। जो रिएक्टर स्केल है इसके पैमाने को किसने खोजा था? तो चार्ल्स रिएक्टर ने खोजा था। यह गणितीय मापक है जो लॉग के आधार पर चलता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ और पॉइंट्स जो है यहाँ पर दिया गया है। नहीं, पॉइंट्स इसका खत्म हो चुका है। अब है 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 53 नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन कौन से हैं? यानी कह रहा है कि जो वह कौन से जानवर है जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाथी। पेरियार राष्ट्रीय जो उद्यान है वह हाथी के संरक्षण के लिए मशहूर है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को देखते हैं। तो देखिए भारत में जो हाथी रिजर्व जो मतलब राष्ट्रीय उद्यान है वह है पेरियार, जो कि अनाईमुड़ी केरल में है। अन्नामलाई जो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपके सिरिवल्लीपुथुर में जो कि तमिलनाडु में है। एक है लेमरू, ये है तमोर पिंगला में जो कि छत्तीसगढ़ में है। एक है सिंहभूम जो कि झारखंड में है। वैतरणी जो है ये मयूरभंज में है और ये उड़ीसा में है। ठीक है,
काजीरंगा जो है ये दिहांग पटकाई ये असम में है, ठीक है। ये भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो अब आइए जानते हैं कुछ विशिष्ट जीवों से संबंधित अभयारण्य। तो देखिए, जो कच्छ का छोटा रण है जो कि गुजरात में है, ये प्रसिद्ध है जंगली गधों के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। और काजीरंगा जो है असम में है ये राष्ट्रीय उद्यान, और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा के लिए, ठीक है। जालदापाड़ा जो कि पश्चिम बंगाल में है ये राष्ट्रीय उद्यान, और ये एक सींग वाले गेंडा के लिए ये भी प्रसिद्ध है। दाचीगामा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में है, और ये हंगुल में है, ठीक है। ये हंगुल जानवर जो होता है, एक हंगुल जानवर, उसके लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है, और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और ये सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और ये मध्य प्रदेश में है। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क जो कि राजस्थान में है, और ये ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है, और ये साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका जो है राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में है, और ये कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक है शिकारी देवी अभयारण्य जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये है आपके कस्तूरी मृग यानी हिरन, कस्तूरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये डॉल्फिन मछली के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शहर जो भारत का कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? तो कॉटन पोलिस यानी सूती वस्त्रों का शहर के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र को, यानी मुंबई को, ठीक है। आइए इसका हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, भारत का जो कॉटन पोलिस कहा जाता है ये मुंबई को कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है। भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, ठीक है। अब और कुछ पॉइंट्स है उसको देखते हैं। कह रहा है पॉइंट्स में कि भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लस्टर में लगाई गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। भारत में जो है प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कब लगाया गया था? 1818 में, ठीक है। 1818 में लगाया गया था, बट ये जो है ये सफल नहीं हो सका, और ये कोलकाता के फोर्ट ग्लस्टर में लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद यानी 1818 के बाद 1854 में एक सफल प्रयास के रूप में कावासजी डाबर द्वारा मुंबई में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की नींव रखी गई, ठीक है। वर्तमान में महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है, यानी अभी के समय में जो महाराष्ट्र है ये भारत में सर्वाधिक सूती के वस्त्र के मिलों वाला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूती वस्त्र उत्पादन तथा निर्यात में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, यानी सूती वस्त्र के उत्पाद में जो भारत का स्थान है वह दूसरा स्थान है, यानी चीन है पहले स्थान पर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो देखिए, जो कल्पना चावला है ये 2003 में, ठीक है, कब? 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बताइए जो कल्पना चावला है ये किस अंतरिक्ष या किस शटल से, मतलब जो अंतरिक्ष पर गई थी? तो कोलंबिया स्पेस से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंदिरा नूई भूतपूर्व में पेप्सिको कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य मतलब जो कार्यकारी अधिकारी रही है। जो कल्पना चावला है ये इंदिरा नूई भूतपूर्व में पेप्सिको कंपनी की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्गरेट अल्वा राजस्थान तथा उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल रही है। जो कल्पना चावला है ये मार्गरेट अल्वा राजस्थान तथा उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल भी रही है, तथा वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सदस्य भी थी कल्पना चावला। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि सुनीता विलियम्स नासा एजेंसी के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है, सुनीता विलियम्स, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही
में सन 2012 में, यानी जो 2012 का इन सेट है, जो हम लोग सेट लगा रहे हैं, ये 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2012 का बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया था, तो इसलिए 2012 का ही ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि करंट का भी क्वेश्चन आ रहा है। तो 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है वह है। तो 2012 में जो राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था वह थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स में ये तो 2012 का करंट हो गया, तो उसको हम नहीं देखेंगे। इसके अब कुछ और पॉइंट्स है जो आज की डेट में जो काम आएगा उसको हम देखेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। ठीक है, राज्यसभा के एक अस्थाई संस्था जो राज्यसभा है ये एक अस्थाई यानी मतलब ये कभी भंग होने वाली संस्था नहीं है। अस्थाई कहने का अर्थ ये है कि ये कभी भंग होने वाली संस्था नहीं है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। तो राज्यसभा एक अस्थाई संस्था है, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। यानी जो इसके 1/3 सदस्य हैं राज्यसभा के, ये हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष की होती है। तो ये क्वेश्चन आपका आता है कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? तो 6 वर्ष की होती है। तो आपके यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर 6 वर्ष। राज्यसभा की पदावधि कितनी होती है? सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित किया गया है। मतलब जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो रह सकते हैं वह रह सकते हैं 250, और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें 233 सदस्य राज्य और संघ में क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम सदस्य 250 निर्धारित किया गया है। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में है 245 सदस्य हैं और इनमें 233 सदस्य राज्य से हैं और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। यानी जो हमारे संविधान का 4था अनुसूची है उसमें राज्यसभा के सीटों का बंटवारा का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो या चुनाव होता है तो उसके लिए कम से कम उसका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है और इसका वर्णन अनुच्छेद 249 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 312 में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय जो है विश्व व्यापार संगठन का ये है जेनेवा में स्थित। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न से रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट्स है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 1995 को। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है इसमें कि मर्राकेश समझौता पर अप्रैल 1994 में गैर सदस्य राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है WTO की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था सदस्य देशों के मंत्रियों का सम्मेलन जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है WTO की प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है WTO में सदस्य देश 164 सदस्य देश है। तो आपको याद रखने वाला पॉइंट कौन सा है? यही वाला पॉइंट है कि WTO में मतलब जो सदस्य देश हैं वो 164 सदस्य देश हैं। ठीक है, अंतिम सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? अफगानिस्तान को चुना गया है और ये बना है 2016 में अफगानिस्तान WTO का सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट है WTO का जो पहला महानिदेशक है ये पीटर सदरलैंड में। ठीक है, पीटर सदरलैंड को चुना गया है जो कि ब्राज़ील के हैं।
और WTO की वर्तमान महानिदेशक जो हैं ये हैं नागोजी अंकोजो, ठीक है, और ये हैं मतलब नाइजीरिया के। नेक्स्ट पॉइंट है 13वां WTO की मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 2024 में दुबई में होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य ने चंद्रमा पर अपना पहली बार किस वर्ष में पैर रखा। जो मनुष्य है अपना पैर पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष में रखा, तो ये रखा है 1969 में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब भाई इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट्स है अपोलो 11, ठीक है। अपोलो 11 जो है अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जिसने मानव को पहली बार चंद्रमा पर उतारा था, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था, तो वह था अपोलो 11, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति जो है वह है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उनके साथ जाने वाले व्यक्ति हैं बज एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंस। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा के जो आंतरिक सतह है, ठीक है, और आंतरिक स्थिति है उसका अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है, ठीक है, वह है 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से यह पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, यानी 460 करोड़ वर्ष पहले का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन चट्टानों में, यानी जो चट्टान लाया गया है चंद्रमा पे से, उनमें टाइटेनियम की जो मात्रा है वह अधिक पाया गया है। नेक्स्ट है इसमें नोट में दिया गया है कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन LVM-34, ठीक है, LVM-3M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से दिनांक 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया। यानी जो अभी हाल फिलहाल में जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और जो हमारा सक्सेस हुआ है मिशन भारत का, उसी के बारे में दिया गया है कि चंद्रयान है 3 उसका जो लॉन्च हुआ है वह हुआ है 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। और ये पहुंचा कब था दोस्तों, ये पहुंचा था 23 तारीख को। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, रहमतुल्लाह कप जो है किस खेल से जुड़ा है। तो रहमतुल्लाह जो कप है ये जुड़ा है बैडमिंटन से, ठीक है। बैडमिंटन जो खेल है उससे जुड़ा है रहमतुल्लाह कप। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि बैडमिंटन से संबंधित अन्य कप और ट्रॉफियाँ कौन कौन सी है। तो पहला है आपका सुदीर्मन कप, ये बैडमिंटन से जुड़ा है। रहमतुल्लाह कप ये भी बैडमिंटन से जुड़ा है और ये पुरुष टीम में दिया जाता है। ये जो कप है ये पुरुष टीम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है चड्ढा कप, ये दिया जाता है महिलाओं को, बैडमिंटन में ही दिया जाता है बट महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है थॉमस कप, ठीक है। थॉमस कप जो है ये भी बैडमिंटन में दिया जाता है और ये विश्व पुरुष टीम को दिया जाता है, पुरुष मतलब पुरुषों को दिया जाता है ये कप। उबेर कप ये भी बैडमिंटन में दिया जाता है और ये महिला को दिया जाता है। अमृत दीवान कप ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। नारंगी कप, होनिका कप जो है, कोनिका कप ये भी जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ, यानी हॉकी से जो संबंधित है वह कप और ट्रॉफियाँ कौन कौन सी है। तो है आपका बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, ये सब जो है ये हॉकी से रिलेटेड है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप और मुखगप्पा गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये टोटल हॉकी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है फुटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ। तो देखिए जो है फुटबॉल से संबंधित जो है वह है डूरंड कप, रोवर्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, संतोष राय ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप,
मर्डेका कप, ठीक है, ये है फुटबॉल से संबंधित। क्रिकेट से कौन कौन से संबंधित कप है और ट्रॉफी है, ये है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। अब आइए जानते हैं टेबल टेनिस से संबंधित कप। तो जो टेबल टेनिस से संबंधित है वह है बर्ना बेलेक कप, जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुज ट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफी है। तो बास्केटबॉल से संबंधित कौन कौन से हैं, वह है आपके बंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप। नेक्स्ट है पोलो से संबंधित, यानी जो पोलो खेल होता है तो पोलो से संबंधित कप कौन कौन सा है, तो वह है एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप। गोल्फ से संबंधित कौन कौन से हैं, तो गोल्फ से संबंधित है बाकर कप, सर्किट कप, और भी इसमें कुछ कप्स के नाम दिए होंगे, राइडर कप, डनहिल कप, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, और चाइना कप का जो संबंध है ये है जिम्नास्टिक, आप देख सुनते होंगे जिम्नास्टिक खेल से है, ठीक है। चाइना कप का संबंध किससे है, जिम्नास्टिक से है। चलिए अब देखते हैं हम 60 नंबर क्वेश्चन को। तो 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कितने मेडल जीते गए। तो लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा 6 मेडल जीता गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उसको हम नहीं देखेंगे, कुछ पॉइंट्स है जिसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत 7 पदक, ठीक है, 1 स्वर्ण 2 रजत यानी 1 गोल्ड 2 सिल्वर तथा 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 48वां स्थान पर रहा है टोक्यो ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा जो है 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय थे, ठीक है। नेक्स्ट है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024, ये पेरिस में होगा, और पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है। 34वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक 2028 में होगा, और ये कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में होगा, और ये लॉस एंजल्स कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नकरणीय नहीं है, ठीक है। तो वह हो जाएगा आपका कागज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट्स है जैव निम्नकरणीय पदार्थ, मतलब वैसे पदार्थ होते हैं जैव निम्नकरणीय कि जो बैक्टीरिया और कवकों द्वारा जल्दी विघटित नहीं होते हैं। जैव अनिम्नकरणीय, निम्नकरणीय नहीं करा है, जैव अनिम्नकरणीय वैसे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया और कवकों द्वारा जल्दी विघटित नहीं होते हैं। ये सैकड़ों दशक तक ग्रह पर पड़े रहते हैं, जैसे में प्लास्टिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो गया, कृत्रिम रबड़ हो गया, कांच हो गया, मतलब ये गलता नहीं है, ये पृथ्वी पर पड़ा रहता है, मिट्टी में दबा रहता है, ये गलता नहीं है मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो इसको हम जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ के श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जो जैविक कारक, मतलब जो ये कह रहा है पॉइंट्स कि वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है, यानी जो मिट्टी के अंदर गल जाता है वह मिट्टी बन जाता है, उसको हम जैव निम्नकरण कहते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे में कागज हो गया, कपड़ा हो गया, रुई हो गया, गोबर हो गया, ये आप देखते होंगे अक्सर कि ये जो है मिट्टी में सड़ के गल के मिट्टी में ही मिल जाता है, मिट्टी बन जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो आपका जो हिरोशिमा है ये प्रभावित हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स को। देखिए कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, जिसमें यूरेनियम 235 का मात्रा था, नामक परमाणु बम गिराया गया था, तथा 9 अगस्त को
1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक जिसमें प्लूटोनियम 239 मिलाया गया था परमाणु बम गिराया गया। इन दोनों शहरों में हिरोशिमा शहर को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। आपका ऑप्शन देता है कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर है कि नाभिकीय संलयन पर, तो आपको मारना है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है दोस्तों कि परमाणु बम को बनाने के लिए किसका किसका प्रयोग होता है, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है, एकिडना। ठीक है, अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। देखिए स्तनधारी 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया क्या होता है, ऐसे स्तनधारी कई लक्षणों में सरीसृप की तरह होते हैं। सरीसृप कहने का अर्थ है रेंगने वाले को कहते हैं सरीसृप। ये अंडा देने वाला स्तनधारी है, इसलिए इन्हें ओविपेरस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनमें बाह्य कण अनुपस्थित होता है, यानी बाह्य कण इसमें नहीं होता है। उदाहरण जैसे में एकिडना, आर्निथोरिकन्स, ठीक है, इत्यादि। नेक्स्ट है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया जो स्तनधारी वर्ग है इस उपवर्ग में के जो जंतु हैं न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। बाद में इस बच्चे का विकास माता के उदर में स्थित विशेष थैली के द्वारा होता है, जिसमें मार्सुपियल थैली कहते हैं जिसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनमें बाह्य कण उपस्थित होता है। ये एक दंती होते हैं, उदाहरण में जैसे कंगारू हो गया, डाइडेल्फिस हो गया इत्यादि। यूथीरिया स्तनधारी वर्ग किसे कहते हैं, तो इससे जो यूथीरिया स्तनधारी वर्ग है इसमें आपके जो है ये उच्च स्तनधारी में शामिल होते हैं और इनमें बाह्य कण उपस्थित होता है। इनके जबड़े में दांत पाए जाते हैं, इनमें निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ले लेंगे जैसे में पेंगोलिन, हिस्ट्रिकस, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ इत्यादि। मनुष्य भी आता है इसमें। ठीक है, तो आपका पूछ सकता है कि बताइए जो मनुष्य है वह किस स्तनधारी वर्ग में आएगा, तो आपका हो जाएगा यूथीरिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। आपका ये प्रश्न आता है कि धरती पर सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो वह है ब्लू व्हेल। और श्रीव जो है ये सबसे छोटा स्तनधारी है। सबसे बड़ा है ब्लू व्हेल और श्रीव जो है सबसे छोटा है स्तनधारी। 64 नंबर क्वेश्चन है गाय का दूध और बताना है मतलब कैसा होता है। तो गाय का दूध जो है ये कम वसा युक्त होता है, यानी इसमें फैट कम होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। कह रहा है पहला पॉइंट्स कि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, डी, के और ई होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन नामक दूध में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं जिनके शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है विटामिन, खनिज लवण एवं कुछ कार्बनिक अम्ल यथा एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं जिनके शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल, तो उल्लू की आंख में केवल शलाका कोशिका पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं इसको देख लेते हैं। देखिए उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख सकता है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाका कोशिकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु कोशिकाएं होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो जो थोड़ा थोड़ा जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। देखिए सीलिया, इस पर हम फोकस करेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको फोकस करेंगे। सीलिया छोटी और पतली बाल जैसी संरचना है जो स्तनधारी कोशिका यानी यूकेरियोटिक की सतह पर मौजूद होती है। सीलिया लगभग 6 से 7 माइक्रोन लंबी होती है। ठीक है, सीलिया की जो लंबाई होता है वह होता है 6 से 7 माइक्रोन लंबा। ठीक है, स्टेपीज क्या है? यह मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी है जो कान में पाया जाता है। स्टेपीज जो हड्डी है ये मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी है और ये कान में पाई जाती है। कान में आपका कुल कितना हड्डी पाया जाता है? 6, जिसमें मैलियस, इनकस एवं स्टेपीज की एक जोड़ी, यानी मैलियस की एक जोड़ी, इनकस की एक जोड़ी और स्टेपीज की एक जोड़ी, तो 3 जोड़ी यानी 6 हड्डी। ठीक है, अब हम देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पदार्थ की परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज का परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा की जरूरत होता है। अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। कह रहा है एटीपी अणुओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग फ्लोएम ऊतक द्वारा पत्तियों में बने भोजन के परिवहन के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पौधों में भोजन तथा जल एवं खनिज लवणों का वहन क्रमशः फ्लोएम तथा जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट से इसको नोट कर लीजिएगा। पौधों में जो भोजन होता है तथा जल एवं खनिज लवणों का जो वहन होता है, यानी मतलब आदान प्रदान जो होता है पौधों में, वह होता है फ्लोएम और जाइलम ऊतक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान बने घुलनशील कार्बनिक यौगिक सुक्रोज से भरपूर होते हैं। यह पौधे के लिए भोजन का स्रोत होता है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक है, ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जाइलम 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। तो जाइलम किससे किससे बना होता है? वाहिकाएं से, जाइलम तंतु से और जाइलम मृदुतक से। ठीक है, फ्लोएम 4 तत्वों से बना होता है। कौन कौन से? चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, और 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एडिटिव भोजन में होते हैं। तो एडिटिव भोजन में क्या होता है? तो एडिटिव भोजन में आपका रोगनाशक एवं खनिज दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट्स है उस पर हम फोकस करते हैं। तो देखिए एडिटिव भोजन क्या होता है। ठीक है, एडिटिव भोजन वे रसायन है जो खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने या उनके रंग या स्वाद या बनावट को बढ़ाने के लिए उनमें मिलाए जाते हैं। ठीक है, खाद्य योज्य यानी एडिटिव रोगनाशक और खनिज लवण के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी होते हैं, जैसे फोमिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट, ठीक है, इत्यादि। नेक्स्ट है रोगनाशक या परिरक्षक के रूप में यह रोगाणुओं को बढ़ने तथा भोजन को खराब होने से रोकता है, तथा खनिज के रूप में खाद्य पदार्थों की बनावट और स्वाद बढ़ाता है। नेक्स्ट है विटामिन वैसे यौगिक होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए होती है। इसकी संख्या 13 होती है। शरीर में विटामिन की संख्या कितनी होती है? 13। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सीफंग। यानी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उस पर हम फोकस कर रहे हैं आपके। ठीक है, और ये कब किए थे? सीफंग 1911 ईस्वी में किए थे विटामिन शब्द का खोज। ठीक है, इनका नामकरण ABCDE के द्वारा आदि के रूप में किया गया। मानव शरीर के रूप में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता की मात्रा कम मात्रा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जल में घुलनशील विटामिन जो है वह है B तथा C, और वसा में घुलनशील विटामिन वह है A, D, E और K। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फफूंदी है, यानी फफूंदी क्या है? तो आइए पहले इसका देख लेते हैं। ऑप्शन में है परजीवी, सेप्रोफिटिक दोनों और उत्पादक। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी, फफूंदी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी फफूंदी जो है परजीवी एवं सेप्रोफिटिक यानी मृतजीवी दोनों है। अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए कवक या फफूंदी इस जगत में यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी परजीवी अथवा मृतजीवी यानी होते हैं, और इसके कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है। ठीक है, तो आपको फोकस करने वाला बात कौन सा है?
कि जो कवक होता है या फफूंद होता है, इसकी कोशिका भित्ति किससे बना होता है? काइटिन से। इतना पॉइंट्स में आपको बस यही बात रखना है याद। परजीवी, परजीवी किसे कहते हैं? इस प्रकार के पोषण में एक जीवाणु दूसरे पर मतलब दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं और रोग कारक होते हैं। जैसे में माइकोबैक्टीरियम। मृतजीवी, इस प्रकार के पोषण में जीवाणु मृत अवशेषों के भोजन से प्राप्त होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। ठीक है। नेक्स्ट है उत्पादक, जो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे में हरे पौधे। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शैवाल तथा जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में DDT का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा? तो वह होगा आपका सबसे जो जल मछली है उसमें। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या किसे कहते हैं? एक समुदाय में रहने वाले जीवों का अनुक्रम है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, जिसमें एक जीव खाद्य ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए किसी अन्य जीव का उपभोग करता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जैव आवर्धन। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अजैव निम्नकरणीय प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय है, अर्थात विषाक्त पदार्थों की एकाग्रता क्रमिक पौष्टिक स्तरों पर बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है जैव आवर्धन के प्रमुख कारण महासागर में कृषि, कार्बनिक तत्व, औद्योगिक गतिविधियां और खनन गतिविधियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक जलीय खाद्य श्रृंखला को निम्न रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे में पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली, जल पक्षी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पादप प्लवक जलीय खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, जिनमें विषैले DDT की मात्रा कम से कम होती है। जैसे जैसे हम क्रमिक पौष्टिक स्तरों पर चलते हैं, DDT की मात्रा बढ़ जाती है। यह मछली खाने वाली पक्षियों में अधिकतम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीफाइटस में। वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति किस में लाक्षणिक होती है? तो एपीफाइटस में। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है वेलामेन का कार्य पानी का अवशोषण है। ठीक है, वेलामेन का कार्य क्या है? पानी का अवशोषण। वेलामेन स्पंजी है जिसमें कई एपिडर्मिस होते हैं, जो कुछ एपीफाइटिक या अर्ध एपीफाइटिक पौधों की जड़ों को कवर करते हैं, जैसे आर्किड और क्लिविया प्रजातियां। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके आर्किड की जड़ें सहजीवी कवक या बैक्टीरिया से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेलामेन एक यांत्रिक कार्य भी करता है, जड़ों को वाष्पोत्सर्जन होने से होने वाले पानी की कमी से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, किस 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है? ठीक है, यानी किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? तो देखिए इसका प्रतिरोध कितना दिया है? 100 ओम। एम्पियर कितना दिया है? मतलब 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। तो हमें बताना है कि इन सिरों के बीच में विभवांतर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ए से बी के बीच विभवांतर निकाला है। आई का मान, जिसे में धारा को आई से इंडिकेट करते हैं, प्रतिरोध को आर से करते हैं। तो यहाँ से धारा का मान दिया गया है 2.2 एम्पियर। आप देख सकते हैं धारा का मान दिया गया है 2.2 एम्पियर। आर यानी प्रतिरोध का मान दिया गया है आपका 100 ओम। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है VAB, यानी विभवांतर बराबर IR, यानी जो है एम्पियर गुने में जो है ओम, यानी प्रतिरोध, यानी धारा गुने प्रतिरोध। तो आपका हो जाएगा 2.2 गुना 100, यानी आपका आंसर आ जाएगा 220 वोल्ट। यानी जो इसका विभवांतर होगा वह होगा 220 वोल्ट। तो आपका 71 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा।
मतलब एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह किससे मतलब इंडिकेट करेंगे, तो वह हो जाएगा ऋण यानी माइनस से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, अवतल लेंस के लिए। अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसके ये है कि अवतल लेंस यानी यह एक अपसारी लेंस है जो प्रकाश के समानांतर बीम को अपसारित करता है, ठीक है, यानी फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा होता है। कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेंस समीकरण। लेंस समीकरण जो लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी के बीच संबंध देता है। जैसे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी है, u वस्तु की दूरी है और v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। नोट में दिया गया है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है यानी माइनस में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु की ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिर रही है, इसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। यानी एक वस्तु जो है जिसकी ऊंचाई h से मुक्त रूप से वह गिर रहा है वस्तु, उसके लिए जो मतलब किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का जो मान है वह न्यूनतम होगा। तो चलिए इसका हम पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका आएगा ए, ठीक है, जो यहाँ पर बिंदु दिया गया है ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान जो है न्यूनतम होगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु को, सॉल्यूशन में दिया गया है कि किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता प्राप्त होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv², ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शीर्ष बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य एवं स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जैसे जैसे वस्तु की ऊंचाई से नीचे आती है गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है जी का मान कितना होता है। तो जी का मान होता है दोस्तों, आपको हम बता दें 6.67 × 10⁻11 न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बटा में किलोग्राम स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? किसी दो पिंडों के बीच, ठीक है दोस्तों, किसी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप में इसे इस प्रकार दर्शाया गया है, ठीक है। F बराबर यानी F यहाँ पर बल्स का मतलब प्रतीक है, फोर्स बराबर F बराबर G यानी गुरुत्वाकर्षण, G पूर्णांक M बटा छोटा वाला m बटा में r², ठीक है। जहाँ पर F जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, और जो बड़ा वाला G है वह है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और जो बड़ा वाला में है ये है पहले पिंड का द्रव्यमान और जो छोटा वाला m है ये दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, और r उनके बीच की दूरी है। तो G का मान हो जाएगा आपका 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg, ठीक है। kg -2 दिया है यहाँ पर। तो जब जो मतलब जो भी जो नीचे बाटा में होता है वह ऊपर जाएगा तो उसका माइनस में वैल्यू हो जाता है, ऊपर जो है स्क्वायर जो होता है वह माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित वस्तु पर कितनी परिणामी बल लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर होगा डी 0 न्यूटन। इसका पहले देख लीजिए स्क्रीन पर, और इसका आंसर आ जाएगा 0 न्यूटन, आप देख सकते हैं। और इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए, ठीक है। ये जो है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है लगभग में, तो आप देख सकते हैं इसका अच्छे से इसका डिस्कशन देख लीजिए और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देख लीजिए इसका डिस्कशन। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन तक पूरा हो चुका है। 25 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर पूरा का पूरा वीडियो कराएंगे हम तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। हाँ, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसका हम एक प्लेलिस्ट तैयार कर दे रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ हम दूसरा वीडियो देख रहे हैं। आप बस उस मतलब हर वीडियो को देख सकते हैं, हर सेट को देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन करने में ही इतना टाइम लग जा रहा है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि आने वाला सेट का नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे।